हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2004-05 में पूछे गए महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चनों का आंसर देखने वाले हैं, व्याख्या सहित, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। पिछले वीडियो पर हमने छत्तीसगढ़ पीएससी 2003 में पूछे गए प्रश्नों का हल किया था। यदि अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 75 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आप जो भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, गुप्त काल का कौन शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने 335 ईसा से 375 ईसा तक शासन किया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। नेपोलियन बोनापार्ट की भांति समुद्रगुप्त ने प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसको किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, क्यों कहा था? तो जैसा कि आपने देखा कि आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। तो बहुत बड़ी पॉइंट है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, जिसने 319 से 320 ईस्वी में एक नए संवत गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पौत्र स्कंदगुप्त, जो शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने हुड़ों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया तथा सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत पर स्थित है जो, का पुनरुद्धार कराया। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें देखिए, मेघदूत कालिदास जी का है, विक्रमोर्वशी और ऋतु संसार। और इसमें ये ऑप्शन नंबर ए मृक्ष मृच्छ कटिकम, ये कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। तो मृच्छ कटिकम महाकवि शूद्रक की नाट्य कृति है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत, ऋतु संहार तथा विक्रमोर्वशी नामक ग्रंथों की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। पूरा नाम पूछा गया है दिल्ली के सुल्तान बलबन का। तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश मामलुक वंश के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। सन 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान रहे। बलबन ने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए तुर्कान ए चिहलगानी नामक अमीरों के दल को समाप्त किया। मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा की। राजा दरबार में सिजदा एवं पेबोस की शुरुआत की। फारसी उत्सव नवरोज को प्रारंभ किया। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तूतिए ए हिंद, जो तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं, तथा अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इतुलतमिश का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन का दामाद तथा उत्तराधिकारी इतुलतमिश 2010 से 1236 ईसा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी खिलजी वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वास्को डी गामा काली कट पर किस वर्ष आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और व्यापम में कई बार इसको पूछा भी गया है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, किस वर्ष आया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा काली कट पर वर्ष 1498 में भारत में प्रवेश किया था। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से सन 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट समुद्री तट पर उतरा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने उसका विरोध किया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिसे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है दोस्तों व्यापम के द्वारा कि सिखों के 9वें गुरु कौन से थे। आपको याद रखना है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, जो कि 1664 से 75 ईस्वी को मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इस्लाम धर्म अस्वीकार किए जाने के कारण 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी गई थी। इसके पूर्व सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद और शरण देने के आरोप में 1606 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी। गुरु अर्जुन देव ने ही सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डलवाई। कालांतर में सिख शासक रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल नाम दिया गया। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना किया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1707 ईस्वी का जन्म पटना में हुआ। इन्होंने बंगाल की तराई मखोवल यानी आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया तथा पाहुल प्रथा की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा का गठन किया तथा प्रत्येक सिखों को पंचकार, कंधा, कड़ा, कच्छ, केस और कृपाण धारण करने का आदेश दिया। अपनी मृत्यु के पहले इन्होंने सिखों की गुरु परंपरा को समाप्त करने की घोषणा की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर छुपा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर सिखों के पंचकार कौन कौन से हैं, तो कड़ा, कंघा, कच्छा, केस और कृपाण, ये 5 प्रत्येक सिख के पास होता है, धारण करने का आदेश दिया था। तो किसने दिया था? आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और इन्होंने ही खालसा का गठन किया था। ठीक है, इस प्रकार से कई तथ्य छुपे हैं, इसको एक बार और आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, गोल्डन जैसे गोल्डन टेम्पल है कि स्वर्ण किसने रखी थी, तो कालांतर में सिख शासक रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया था, स्वर्ण जड़वाने कारण स्वर्ण मंदिर रख दिया गया था। ठीक है, अमृतसर शहर किसने बसाया था, तो गुरु रामदास ने। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे तथ्य इस प्रश्न पर छुपे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? इसका सही जवाब है दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध फरगाना रियासत के मालिक उमर शेख मिर्जा के पुत्र चगताई वंशी बाबर तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। यह बाबर का भारत पर आक्रमण किया गया 5वां आक्रमण था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करने के पश्चात बाबर तथा राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने पर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच 1536 में चौसा का युद्ध तथा 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ।
इस निर्णायक युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह का अधिकार हो गया। उल्लेखनीय है कि पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 इसमें हिंदू शासक हेमू तथा अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा तथा अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अफगानों का विजय हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स छुपे हुए हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में और तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। इस तरीके से पानीपत का युद्ध है। और किसके किसके बीच हुआ आपको याद रखना है। साथ ही देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, बिलग्राम का युद्ध, इसको भी आपको याद रखना है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, इसको भी याद रखना है। ठीक है, 1536 में चौसा का युद्ध हुआ। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी 20वीं NI तथा 3 LCE की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने से हुई थी। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, के समय ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1818 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का व्यापकगत सिद्धांत 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। सती प्रथा तो 1829 में समाप्त किया गया। किसके द्वारा किया गया तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है महादेव गोविंद रनांडे। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो महादेव गोविंद रनांडे थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। महादेव गोविंद रनांडे तथा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले रनांडे ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था। GR भंडारकर भी प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना तथा राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 इसमें लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन के दौरान। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस कार्य समिति की 14 जुलाई 1942 की वर्धा बैठक में प्रस्तुत भारत छोड़ो के प्रस्ताव को पारित किया गया। कांग्रेस के इसी सम्मेलन में भाषण देते हुए गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। सन 1916 से प्रारंभ हुए होम रूल लीग आंदोलन के नायक BG तिलक तथा एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गुजरात समुद्र तट में दांडी
तक पैदल यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, और ये 385 किलोमीटर की यात्रा थी। 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च शुरू की थी दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? इसके सही रचयिता हैं दोस्तों वंदे मातरम गीत का बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। यह गीत 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। संविधान निर्माती सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया था। इस गीत को अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। यदुनाथ भट्टाचार्य ने इस गीत की सर्वप्रथम धुन बनाई। वर्तमान में इस गीत को पन्नालाल घोष द्वारा बनाई गई धुन पर गाया जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको गाने में 65 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड को समय है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जो हमारा राष्ट्रगीत है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? ठीक है, तो चावल की किस्म ऑप्शन नंबर सी ज्वाला। ठीक है, तो जो चावल की जो किस्में हैं, जैसे देखिए हंसा है, जया है, पद्मा है, और इसके साथ ही साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, पूसा 33, लूना, श्री गौरी, श्वेता, पंथधान 15, चिंगम आदि चावल धान की उन्नत किस्में हैं। जबकि RR 21, HM 420, HI 1500, HS 335, DWB 14, MP 4010 आदि गेहूं की उन्नत बीज प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। भारत प्राकृतिक रेशम का उत्पादन करने वाला चीन के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में कर्नाटक राज्य रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर देश के 50% से भी अधिक रेशम का उत्पादन होता है। सील्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 अगस्त तक कुल रेशम उत्पादन 28,523 मिलियन टन रहा। भारत में रेशम के 4 शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः हैं कर्नाटक पहला है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा असम, चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है भारत के भूगोल से है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? इसका सही जवाब है टेल्को। टेल्को लौह इस्पात निर्मित करने वाली कंपनी है। टाटा मोटर्स का पुराना नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को था। यह टाटा मोटर्स भारत में व्यावसायिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। जबकि बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है और नाल्को उड़ीसा में स्थित है तथा हिंडिको सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये तीनों कंपनियां एल्युमिनियम बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो टेल्को है लौह इस्पात निर्मित करने वाली कंपनी है, और ये टाटा मोटर्स का पुराना नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी था। यह टाटा मोटर्स भारत में व्यावसायिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और जो बाल्को है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ कोरबा में स्थित है। ठीक है, और नाल्टो उड़ीसा में स्थित है, और हिंडाल्को है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न है, बेमेल को चुनिए। इसमें पूछा जा रहा है कि मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी, इसमें कौन बेमेल है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मंगल, बुध और चंद्रमा ये सब सौरमंडल में पाए जाते हैं। पृथ्वी जो कि एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो ये बेमेल है। सॉरी दोस्तों, चंद्रमा। ठीक है, ये सारे ग्रह हैं। मंगल, बुध, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है दोस्तों, तो गरीबों की कामधेनु कही जाने वाली बकरियों की विश्व में सर्वाधिक संख्या भारत में पाई जाती है। तो देखिए, इस तरीके से बकरियों को भारत का कामधेनु कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जो कि भारत में लगभग 11.5 करोड़ पाई जाती है। यह संख्या विश्व की बकरियों की कुल संख्या का 21.5% है। बकरियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान नाइजीरिया का है। भारत में सर्वाधिक बकरी तथा भेड़ राजस्थान राज्य में पाई जाती है। कश्मीर में पाई जाने वाली पश्मीना तथा मध्य एशिया में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी की प्रजातियां उत्तम किस्म के ऊन के लिए प्रसिद्ध है। भारत की दुधारू बकरियां बर्बरी, जामुनापरी, बीटल, अलवरी है। मखदूम यानी मथुरा उत्तर प्रदेश में बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब संविधान से पूछा गया है, प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के सदस्य चुने गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिटेल। सन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुतियों के आधार पर कराए गए चुनाव के द्वारा जुलाई 1946 में भारत की संविधान निर्माती सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 सदस्यीय प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 19A। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अलग से कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19 में उपबंधित 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से प्रथम विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में ही प्रेस की आज़ादी भी आंतरिक मानी जाती है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 25 में धर्म के अबाध आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार की गारंटी संविधान द्वारा प्रदान की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? ठीक है, इसका सही जवाब है तो जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार पूर्व निर्धारित रूप से यथावत बनी रहेगी। इसके पूर्व 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 338A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 में नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है।
तथा अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में स्थानों के आवंटित तथा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः समायोजन किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? ठीक है, या उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। इसका सही जवाब है दोस्तों 10 वर्ष। संविधान द्वारा भारत में एकीकृत न्यायपालिका के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124(3) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए वह व्यक्ति इस प्रकार से अर्हता रखता हो कि वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो। आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे तथा अवकाश ग्रहण करने के बाद किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संविधान संशोधन तथा अनुसूचियों से पूछी गई प्रश्न है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसका सही जवाब है संथाली। संविधान में किए गए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारत की 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, मैथिली, डोगरी तथा संथाली को भाषाओं से संबंधित संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इन चारों भाषाओं को मिलाकर 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। इसके पूर्व 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कुकड़ी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाओं को तथा 21वीं संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है साक्षरता। गरीबी का तात्पर्य उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, अर्थात वे एक निश्चित न्यूनतम उपभोग स्तर प्राप्त करने में असफल रहते हैं। भारत में गरीबी के मापन के लिए न्यूनतम उपभोग स्तर पर आधारित मनुष्य की पोषण आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के निरपेक्ष प्रतिमान के आधार पर किया जाता है। भारत में योजना आयोग द्वारा गठित ट्रैक फोर्स ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंप्यूजन डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने की स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे की स्थिति माना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इस निरपेक्ष मानक के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति औसत आय HCR, ठीक है, ह्यूमन कंज्यूमशन रिक्वायरमेंट के मानकों पर ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, परंतु साक्षरता की दर को गरीबी निर्धारण के मानक के रूप में उपयोग नहीं लाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में कितना कैलोरी। तो आपको याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने वाली स्थिति को गरीबी रेखा की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? इसका सही जवाब है ब्याज भुगतान। केंद्रीय बजट में सरकार के 2 प्रकार के व्यय उल्लेखित होते हैं, योजनागत और गैर योजनागत। योजनागत व्यय विकासात्मक होता है तथा इसमें नई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जबकि गैर योजनागत व्यय सरकार द्वारा किए जाने वाला गैर विकासात्मक खर्च होता है, जिसमें कोई भी परिसंपत्ति निर्मित नहीं होती है। सरकार के गैर योजनागत व्यय का प्रमुख मद सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की ब्याज अदायगी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रति 5 वर्ष बाद
राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। 12वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2003 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया गया। 12वें वित्त आयोग के केंद्रीय कर राजस्व का 30.50% हिस्सा राज्यों को दिए जाने की सिफारिश की गई। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश 2005 से 2010 तक लागू रही थी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व 41% हिस्सा राज्यों को देने की सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि वर्तमान के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विज्ञान संबंधित प्रश्न है। लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर ग्रेनाइट के माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी। 0 सेल्सियस पर हवा की ध्वनि की गति 330 ms, पानी की ध्वनि की गति की 1404 ms, लोहा में ध्वनि की गति 5960 मीटर सेकेंड तथा ग्रेनाइट की ध्वनि की गति 600 मीटर सेकेंड है। 20 सेल्सियस ताप पर हवा की ध्वनि की गति 343 मीटर सेकेंड, पानी से 1480 मीटर सेकेंड तथा ग्रेनाइट में भी ध्वनि की गति 600 मीटर सेकेंड से अधिक होगी। ठीक है, तो इसको समझिएगा दोस्तों कि जो तापक्रम होगा 20 सेल्सियस तापक्रम पर ग्रेनाइट के माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी और 0 सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति 330 मीटर सेकेंड, पानी में ध्वनि की गति 1402 मीटर सेकेंड, लोहा में ध्वनि की गति 5960 मीटर सेकेंड होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? और ये व्यापम के द्वारा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो इसका सही जवाब है करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट अर्थात विद्युत धारा को नापने की एसआई पद्धति की इकाई एम्पियर होती है। इसका संकेत ए होता है तथा पावर अर्थात शक्ति को नापने की इकाई वाट होती है। शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान होने का चालक का प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। विभवांतर नापने की इकाई वोल्टेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान संबंधित क्वेश्चन है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों समस्थानिक कहलाता है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इसके विपरीत समान परमाणु भार तथा असमान परमाणु संख्या वाले परमाणुओं को समभारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीसा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो गन्ने पर आधारित चीनी तथा सीरा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। गन्ने के रस से निकालने वाला सीरा अल्कोहल अर्थात शराब के उत्पादन के लिए कच्चा माल होता है। गन्ने से प्राप्त सीरा के अतिरिक्त आलू, जौ एवं मक्का से भी अल्कोहल प्राप्त की जाती है। गन्ने के रस से चीनी, गुड़, खांड, राब, सीरा तथा गैसोहॉल प्राप्त किया जाता है। गन्ने से प्राप्त गैसोहॉल का मिश्रण पेट्रोल में किया जाता है। नाइट्रोजनी खाद, यूरिया एवं अमोनिया नाइट्रेट अमोनियम गैस भी तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? साथियों, भोजन पकाने वाली कुकिंग गैस तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है। एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ईंधन का मिश्रण होती है। इसकी उसमें मूल्य काफ़ी अधिक होता है। एलपीजी का सबसे प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। यह विष रहित तथा गंधहीन धुआं रहित गैस होती है जो वायु से मिलकर विस्फोट मिश्रण बनाती है। इसी कारण गैस सिलेंडर में रिसाव का
पता लगाने हेतु तीक्ष्ण गंध वाला एथिल मार्केप्टन मिला दिया जाता है। मीथेन गैस गोबर गैस संयंत्रों से निकलती है। इस ज्वलनशील गैस का उपयोग भोजन पकाने के साथ साथ प्रकाश के लिए भी उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। तो लहसुन में जो गंध होता है किस कारण से होता है, तो इसका सही जवाब है सल्फर यौगिक। ठीक है दोस्तों, सल्फर यौगिक के कारण होता है। लहसुन में विशिष्ट तीक्ष्ण गंध उसमें पाए जाने वाले एलाइसिन नामक सल्फर यौगिक के कारण होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बोनिक गैस होती है जिसके उत्सर्जन से वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित हमारे रक्षा कवच ओजोन परत का रक्षण होता है। सिल्वर ब्रोमाइड उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों रतनजोत। रतनजोत अथवा जेट्रोपा नामक पौधे के फल से निकलने वाले रस को बायोडीजल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। गन्ने से निकलने वाले एथनॉल को भी पेट्रोल और डीजल में एक निश्चित मात्रा मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये स्वच्छ तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। बायोडीजल का रासायनिक नाम मिथाइल एस्ट्रेस है। जेट्रोपा के अतिरिक्त सोयाबीन, अलसी, अरंडी, महुआ आदि से भी बायोडीजल प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मानव यानी जंतु विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें दिया है स्रावित हार्मोन से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है जनन ग्रंथि। तो दोस्तों इसका जनन ग्रंथि यानी प्रोजेस्टेरोन होगा, और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन। इसके बाद है अग्नाशय, तो इंसुलिन, अग्नाशय इंसुलिन। अधिवृक्क, तो ये हो जाएगा कार्टिसोन। मनुष्य की नलिका विहीन अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता रहता है। ये हार्मोन्स रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर मानव की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। स्त्री के जननांग अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन तथा रिलैक्सेशन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स स्तनों का विकास तथा एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा रिलैक्सिन हार्मोन प्रजनन के समय गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करता है जिससे बच्चा आसानी से पैदा होता है। पीयूष प्यूटरी का मास्टर ग्रंथि द्वारा स्रावित एसटीएच हार्मोन्स वृद्धि हार्मोन होता है जो शरीर विशेषकर हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। हार्मोन्स के अधिक स्राव से भीमकायता तथा अल्प स्राव से बौनापन हो जाता है। तो ये काफ़ी पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि एसटीएच हार्मोन्स के अधिक स्राव से भीमकाया तथा अल्प स्राव से बौनापन हो जाता है। अग्नाशय निचले भाग में स्थित लैंगरहैंस की दीपिका से इंसुलिन, ग्लूकागॉन तथा सोमेटोस्टेसिस नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। इंसुलिन द्वारा रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह, डायबिटीज तथा अतिस्राव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अधिवृक्क या एंड्रीन ग्रंथि द्वारा कार्टिसोन नामक हार्मोन निकलता है जो उत्तेजनशीलता की स्थिति में मनुष्य में अतिरिक्त रक्त संचार करता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें छुपे हुए हैं, जैसे मधुमेह बढ़ने का कारण क्या होता है, तो इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह यानी डायबिटीज तथा अधिक स्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक जंतु पैदा करता है, तो इसका सही जवाब है डिंबक। शहतूत के वृक्षों में रेशम के कीड़े पालकर प्राकृतिक रेशम प्राप्त किया जाता है। विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जबकि भारत प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। भारत का कर्नाटक राज्य देश के 50% से अधिक रेशम का उत्पादन करता है। रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त होता है जो कीट के जीवन चक्र को डिंबक अवस्था में बनाने लगता है। रेशम धागा बनाकर अपने को धागे के बीच बंद कर देता है जिसे कोया कहते हैं। इस प्रकार कीड़े की डिंबक अवस्था में ही वाणिज्यिक जंतु पैदा होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अल्जाइमर अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क। अल्जाइमर सामान्यतः वयस्क व्यक्तियों वृद्धों को होने वाला तंत्रिका रोग है, जिसके कारण मस्तिष्क की याददाश्त या स्मरण क्षमता का ह्रास होने लगता है। इस रोग में मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब होकर नष्ट होने लगती है, जिससे मस्तिष्क के विशेष कार्य जैसे स्मृति, परिवेश के साथ सामंजस्य, उचित प्रतिक्रियाएं, परिवर्तन में संतुलन आदि प्रभावित हैं। कभी कभी व्यक्ति बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता है। निमोनिया तथा टीबी रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं, जबकि पथरी रोग से वृक्क गुर्दे प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो इसका सही जवाब है लैक्टोबिलियस। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम के एग्जाम में। तो दूध में पाए जाने वाले लैक्टोबिलिसेस जीवाणु यानी बैक्टीरिया की क्रिया के कारण अधिक समय तक बिना गर्म किए रखा गया दूध खराब होकर खट्टा हो जाता है। एस्पजिलस नामक जीवाणु की क्रिया द्वारा चुकंदर में सीरा बनाया जाता है, और सीडोमोनास नामक जीवाणु की सहायता से गन्ने की चीनी से विटामिन B4 साइनोकोबालमीन का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाम किस संबंधित शब्द है? ठीक है, स्पाम किस विषय से संबंधित शब्द है? इसका सही जवाब है कंप्यूटर। स्पैम, ठीक है, स्पैम। स्पैम का अर्थ होता है इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अप्रासंगिक तथा अनचाहे संदेश। स्पैम के अंतर्गत कोई भी सेंडर किसी को बहुत बड़ी मात्रा में विज्ञापन भी मेल भेजता है, यदि यह ईमेल केवल विज्ञापन संबंधित होता है। तो स्पैम आपको याद रखना है। अब आ गया दोस्तों छत्तीसगढ़ समान ज्ञान संबंधित क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है पंथी नृत्य। देवदास बंजारे पंथी लोक नृत्य के प्रमुख नर्तक कलाकार हैं। राज्य में सतनामी जातियों द्वारा किए जाने वाले पंथी लोक नृत्य का प्रारंभ देवताओं की प्रार्थनाओं से होता है। इसके अंतर्गत गायन की भी परंपरा होती है। पंथी नृत्य के अंतर्गत महिलाएं सिर पर कलश रखती हैं। इसका मुख्य नर्तक पहले गीत की कड़ी उठाता है और बाद में अन्य सभी नर्तक इसको गाते हैं। मादर तथा झांझ इस लोक नृत्य की मुख्य वाद्य यंत्र है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित पंडवानी लोकगीत में गायक तंबूरा बजाते हैं तथा महाभारत की घटना का बखान करते हैं। पद्मश्री तीजनबाई, रेखा यादव, पूनाराम निषाद, झाड़ूराम देवागन पंडवानी के प्रमुख गायक कलाकार हैं। धनकुल बस्तर क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत गुरु घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महंगू दास, ऑप्शन नंबर डी। संत गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को रायपुर के गिरौंधा ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महंगू दास था। संत गुरु घासीदास समाज में व्याप्त कुप्रथाओं व पशु बलि के घोर विरोधी थे। इन्होंने दलितों व शोषितों को सनातन धर्म की शिक्षा देने का कार्य किया। दलितों को उद्धारक व मसीहा के रूप में संत गुरु घासीदास की ख्याति छत्तीसगढ़ राज्य से सदैव के लिए अमिट है। संत घासीदास की स्मृति में राज्य के बिलासपुर शहर में सन 1983 ईस्वी में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है। वर्तमान में पंथी नृत्य गुरु घासीदास के जन्मदिन के अवसर पर सतनामियों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? इसका सही जवाब है विवेकवर्धन। यति यतन लाल यति यतन लाल महासमुंद विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े थे। यति यतन लाल का जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ था। इन्हें छत्तीसगढ़ में अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की थी। इनकी स्मृति में राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अहिंसा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वर्धा प्रस्ताव में भी भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम द्वारा कई बार इसको पूछा गया है कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे या उनका आगमन कब हुआ था। इसका सही जवाब है दोस्तों 20 दिसंबर सन 1920। तो 20 आपको याद रखना है, 20 दिसंबर सन 1920। नहर के पानी के उपयोग पर लगने वाले जल कर के विरोध में, ठीक है,
जुलाई 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण राव मेघावाले ने छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसी सत्याग्रह के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले पहुंचे। गांधी जी का छत्तीसगढ़ का दूसरा आगमन अपने हरिजनों द्वार कार्यक्रम में हुआ। 1933 में हरिजनों द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी जी ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी तथा भाटापारा का दौरा किया था। तो आपको याद रखना है कि प्रथम आगमन सन 1920 में हुआ था और दूसरा आगमन सन 1933 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है मिनी माता। मिनी माता एक स्वतंत्रता सेनानी थी। मिनी माता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा दलितोत्थान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सन 1952 ईस्वी में अपने पति गुरु आगम दास की मृत्यु से रिक्त हुई छत्तीसगढ़ की रायपुर संसदीय सीट के उपचुनाव में मिनी माता ने चुनाव जीतकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रथम महिला सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया। 1972 ईस्वी में विमान दुर्घटना में मिनी माता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने मिनी माता की स्मृति में 2 लाख रुपए के वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 11वीं शताब्दी। भोरम देव का मंदिर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 20 किलोमीटर पूर्व उत्तर में स्थित है। भोरम देव के शिव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में 1080 ईस्वी में नागवंशी शासक गोपाल देव ने कराया था। सन 1349 ईस्वी में नागवंशी नरेश रामचंद्र देव ने भोरम देव मंदिर में ही एक और मंदिर निर्मित कराया। मंदिरों की कलात्मक उत्कृष्टता के कारण भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। भोरम देव में प्रतिवर्ष चैत्र महीने में 3 दिवसीय पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे भोरम देव महोत्सव कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? इसका सही जवाब है होली। ठीक है, तो होली त्यौहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में डंडारी नृत्य का आयोजन होता है। मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डंडारी नृत्य हाथ में छोटी छड़ी लेकर वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं तथा छड़ियों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। इस नृत्य में पुरुष टखने में घुंघरू तथा सिर पर मोर पंख लगाते हैं। नृत्य के अवसर पर ड्रम वाद्य का प्रयोग किया जाता है। नर्तकों को ग्रामीण द्वारा धान दी जाती है। शाम को सभी नृतक एक साथ खाना खाते हैं तथा मंदिरा पान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामा भाजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में स्थित है दोस्तों मामा भाजा मंदिर, आपको याद रखना है। तो इंद्रावती नदी के तट पर स्थित बस्तर के नागवंशी राजाओं की राजधानी रही छत्तीसगढ़ का बारसूर नामक स्थल मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। बारसूर में मामा भाजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर तथा चंद्रदितेश्वर नामक मंदिर दर्शनीय है। नागवंशी राजाओं ने 11वीं शताब्दी में मामा भांजे के मंदिर का निर्माण कराया था। इसी समय चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। छत्तीसगढ़ स्थित तालग्राम में 6ठी शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर व रुद्र शिव मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, मांड देवल जैन मंदिर तथा हनुमान मंदिर कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। ऐतिहासिक तथा पौराणिक नगरी रतनपुर की कलचुरी शासक रतन देव ने बनाया था। रतनपुर कलचुरी तथा मराठा शासकों की राजधानी थी। तालाबों के नगर के नाम से जाने जाना वाला रतनपुर महामाया मंदिर, कांठी देवता मंदिर, शिव पीठ तथा खूटाघाट जलाशय प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रसगंडा जलप्रपात दोस्तों रेंड नदी पर स्थित है, जो कि सूरजपुर जिले के रिहंद नदी या रैंड नदी पर स्थित है। खारू नदी दुर्ग जिले के पेरेचुआ से निकलती है तथा दुर्ग तथा रायपुर जिलों में प्रवाहित होती है। हसदेव नदी मनंदगढ़ तहसील के कोरिया पहाड़ी से निकलकर कोरिया, बिलासपुर, कोरबा तथा जंजगीर चांपा में प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी कालाहांडी से निकलती है तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं रायपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। भद्रकाली, जगदलपुर, बस्तर, बारसूर नगर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित सदस्य क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है 11। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ भारत के 26वें राज्य के रूप में की गई। मध्य प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर बनाए गए छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कुल
11 निर्वाचन क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा कुल 5 तथा राज्य विधानसभा की 90 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें शेष बची हैं और राज्यसभा की 11 सीटें तथा विधानसभा की 230 सीटें बची हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों तर्क शक्ति और गणित से है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि समसामयिकी से है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा पर कि विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2004 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको याद रखना है मारिया शारापोवा ने। ठीक है, तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2004 महिला एकल खिताब रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने अमेरिकी खिलाड़ी सुरेना विलियम को हराकर तथा पुरुष एकल खिताब स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने जीता था। विंबलडन ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2021 में महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी तथा पुरुष एकल में विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2004 में पाकिस्तान में आयोजित दक्षिण एशियन फेडरेशन में भारत को कितने पदक मिले थे? इसका सही जवाब है दोस्तों 191। दक्षिण एशिया के देश पाकिस्तान में वर्ष 2004 में आयोजित 9वें साउथ एशियन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को कुल 191 पदक प्राप्त करके खेलों का प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रति 2 वर्ष बाद दक्षिण एशिया के 8 देशों पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान के बीच होने वाले 10वें सैफ खेल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 18 से 28 अगस्त 2006 को आयोजित किए गए। गतव्य है कि प्रथम सैफ खेलों का आयोजन 1984 में काठमांडू नेपाल में हुआ था और 1 से 10 दिसंबर 1919 के मध्य दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन नेपाल में किया गया था। भारत इस खेल प्रतियोगिता में कुल 312 पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जिन्होंने 84 दंगों के लिए नानावती आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखने जाने पर इस्तीफा दिया था, तो कौन थे? इसका सही जवाब है जगदीश टाइटलर। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों की जांच करने हेतु पिछली रजक सरकार द्वारा 2000 में गठित नानावती आयोग की रिपोर्ट में 8 अगस्त 2005 को संसद के पटल पर रखी थी और रिपोर्ट में केंद्रीय अप्रवासी मामलों में राज्य मंत्री जगदीश टाइटलर का नाम आने से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दिल्ली के कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को भी नानावती आयोग ने दंगों के लिए दोषी माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी निर्देशक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मोस भारत तथा रूस के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल के जमीन से जमीन तक मार करने वाले, स्थल सैन्य मंडल, पोत से पोत तक मार करने वाले नौसैनिक मंडल तथा रूस में आयोजित लड़ाकू विमान सुखोई से मार करने वाले वायु सैनिक मंडलों का विकास ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नकाल के समय इसके प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई थे और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व निदेशक तथा वर्तमान में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं और डॉक्टर CNR राव भारत के शीर्ष वैज्ञानिक तथा प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, जिन्हें हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जनवरी 2006 में आयोजित 93वीं विज्ञान कांग्रेस में प्रथम भारत विज्ञान पुरस्कार सम्मानित किया गया। वर्तमान में डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलगी स्टाम्प घोटाला में कौन पुलिस अधिकारी संदिग्ध नहीं है? तो ये दोस्तों तेलगी स्टाम्प घोटाला क्या था, चलिए देखते हैं। तो देश में अब तक सबसे बड़े वित्तीय घोटाले के नाम से चर्चित जाली स्टाम्प पेपर घोटाले के सूत्रधार अब्दुल करीम तेलगी थे। लगभग 32,000 करोड़ रुपए के तेलगी स्टाम्प पेपर घोटालों 2001 में उजागर हुआ। 18 राज्यों के 72 नगरों में बेचे गए जाली स्टाम्प पेपर घोटाले की जांच करने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने श्री SS पुरी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया था। तेलगी घोटालों में संलिप्त होने के आरोप में पुलिस महानिरीक्षक श्रीधर बघेल तथा पुलिस अधिकारियों MC मुनी तथा प्रदीप सावंत, आंध्र प्रदेश के TDP विधायक
कृष्णा यादव तथा महाराष्ट्र के साजापा विधायक अनिल गोटे को गिरफ्तार किया गया है। अब इस घोटाले की जांच सीबीआई की थी और बाद में प्रदीप सावंत को निर्दोष पाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर सहारा ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान किस जगह पर भेजी? इसका सही जवाब है दोस्तों कोलंबो। तो एयर सहारा, जेट एयरवेज तथा किंगफिशर एयरलाइंस भारत की निजी क्षेत्र की नागरिक उड़ान सेवाएं हैं, जबकि भारत की सरकारी नागरिक विमान सेवा एयर इंडिया प्रदान करती है। भारत में उड्डयन क्षेत्र की निजी ऑपरेटरों के लिए खोले जाने के पश्चात निजी विमान सेवा प्रदाता कंपनी एयर सहारा ने सर्वप्रथम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए अपनी उड़ान सेवा का आरंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 मई सन 2004 को बम विस्फोट में मारे गए चेचन्या के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है अहमद कदीरोव। अहमद कदीरोव। वर्ष 2004 में मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला? इसका सही जवाब है रामदास लक्ष्मी नारायण जी को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबू गरीब क्यों खबरों में आया? अबू गरीब क्यों खबरों में आया? इसका सही जवाब है दोस्तों उत्पीड़न के लिए। अबू गरीब इराक में स्थित जेल है। अबू गरीब जेल अमेरिका तथा ब्रिटेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं द्वारा इराकी युद्ध बंदियों के साथ किए गए उत्पीड़न, अत्याचार तथा अमानवीय यातना दिए जाने के कारण चर्चित हुई। वर्ष 2004 में ऐसी यातना दिए जाने संबंधित चित्रों का सजीव प्रसारण कतर के अलजीरा टेलीविज़न नेटवर्क तथा अमेरिका के सीबीएस टेलीविज़न नेटवर्क ने किया था। इराकी युद्धबंदियों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार 1907 के हेग कन्वेंशन तथा 1949 के जिनेवा कन्वेंशन नियम का उल्लंघन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2005 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इसका सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन सी राजवर्धन सिंह राठौर जी को वर्ष 2005 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2010 में एशियाई खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो इसका सही जवाब था वर्ष 2010 में जो एशियाई खेल आयोजित हुए थे, एशियाड खेल जो आयोजित हुआ था उसका सही जवाब है चीन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गजानन माधव जाने जाते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से जाने जाते हैं और इनका जन्म 1917 में ग्वालियर के श्यामोपुर कस्बे में हुआ था। आधुनिक प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि मुक्तिबोध ने कविता के रूमानी संवेदना तथा छंद भाषा में मुक्त करके उसे लोक परिवेश तथा जनजीवन के व्यापक अनुभव जगत में से जोड़ा। चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की प्रमुख कविताएं हैं। 1964 ईस्वी में तार सप्तक के कवि मुक्तिबोध का देहावसान हो गया। मराठी परिवार से संबंधित माधवराव सप्रे तथा री रामाराव चिंचोलकर ने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। माधवराव सप्रे ने 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की नागपुर में स्थापना की, जिसके द्वारा स्वदेशी और बायकट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। इस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। सप्रे जी ने तिलक की गीता रहस्य पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आप सभी को ज्ञात है राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और इसका रासायनिक नाम है, देखिए वैज्ञानिक नाम है निलंबो नूसीफेरा गोटेन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावो क्रिस्तुस। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइट्रिस लिग्नास। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पंचांग कैलेंडर। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय भाषा देवनागरी लिपि लिखी है हिंदी। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ तथा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ठीक है, गुलाब इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैम्बिज शब्द किस खेल संबंधित है? तो इसका सही जवाब है शतरंज। गैम्बिट शब्द शतरंज अर्थात चेस के खेल संबंधित है। शतरंज के खेल को प्रारंभ करने के तरीके को ही गैम्बिट कहते हैं। चेकमैट, स्टेलमेट, ग्रांड मास्टर, नॉर्म, केसल, किंग, बिशप,
येलो, रेटिंग, क्वीन आदि शब्दावली भी शतरंज से संबंधित हैं। बॉक्सिंग से संबंधित शब्दावलियां हैं अपर कट, हुक, नॉकआउट, रिंग, ब्रेक, सैप्स, पंच बॉल आदि हैं। बिलियर्ड से संबंधित शब्द हैं, सॉरी दोस्तों माय मिस्टेक, तो क्यू, पट, इन, ऑफ, कैनन, हर्ज, स्ट्रिंग, डी, मार्कर आदि हैं। तथा ब्रिज खेल संबंधित शब्द हैं रिवोक, रफ, लिटिल, स्लैम, फिनिश, डमी, शूट, लाइव मास्टर आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज कौन है? तो इसका सही जवाब है जादू का मंत्री। जादू का मंत्री। हैरी पॉटर उपन्यास श्रृंखला की लेखिका जोआने कैथलीन रलिंग हैं। विश्व भर में सर्वाधिक बिकने वाले हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यासों में कॉर्नेलियस फज जादू का मंत्री है। उल्लेखनीय है कि जे रलिंग द्वारा लिखित हैरी पॉटर उपन्यासों की श्रृंखला की छठी पुस्तक हैरी पॉटर एंड द ऑफ ब्लड प्रिंस 2005 में छपकर बाजार में बिक्री के लिए आई थी। पॉटर श्रृंखला के अंतिम और सातवीं पुस्तकें हैरी पॉटर और मौत के तोहफे 2007 में छपी है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब है पद्मा नायडू। पद्मा नायडू 1956 से 1967 तक पश्चिम बंगाल की राज्यपाल थी। वे पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1947-1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। श्रीमती रजनी राय अप्रैल 1998 से जुलाई 2002 तक पंडिचेरी की उपराज्यपाल थी, जबकि श्रीमती शीला कौल नवंबर 1995 से अप्रैल 1996 तक हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति फिजी का प्रधानमंत्री था? इसका सही जवाब है दोस्तों महेंद्र चौधरी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के द्वीपीय देश फिजी राजधानी सुआ में 19 मई 2000 के पूर्व भारतीय मूल के डॉक्टर महेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री थे। 19 मई 2000 को जॉर्ज स्पेट नामक विद्रोही ने प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की सरकार का तख्ता पलटकर पदच्युत कर दिया था। भारतीय मूल के वासुदेव पांडे दक्षिण अमेरिका के कैरेबियाई देश त्रिदिनाथ टैगोर के नवंबर 1995 में प्रधानमंत्री बने। मनमोहन अधिकारी नेपाल के नेता हैं तथा अरविंद जगन्नाथ भारतीय मूल के मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति तथा मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में तथा प्रसिद्ध फिल्मकार तथा विशेषकर ऑस्कर फिल्म पुरस्कार सम्मानित सर सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2015 में तथा मदन मोहन मालवीय जी को साथ में भारत रत्न प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2008 का ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बीजिंग में हुआ था। ठीक है, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनान किस देश की मुद्रा है? तो यूनान चीन की मुद्रा है, जापान की मुद्रा एन और भूटान की मुद्रा गुल्ट्रम तथा कोरिया की मुद्रा वान है, आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक है रोडू मजुमदार, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंचमणि, एन नीला तथा राजेंद्र प्रसन्ना आदि कलाकार प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ अगली वीडियो पर, तब तक ले जाएं।